नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की अनुमति। और यूपी में कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू, 75 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज पूरी हो गई। भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराया है। द्रौपदी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू कर दी है। इससे 22 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों और उनके आश्रितों को जोड़ लें तो 75 लाख लोग इसका फायदा उठाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की सौगात दी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से करीब 22 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को मिलाकर करीब 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ के साथ ही वर्षों पुरानी कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी गई है। पहले सेवारत और पेंशनर्स अपना उपचार नहीं करा पाते थे। सरकार ने प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप आयुष्मान का विस्तार शुरू किया। प्रदेश के अंत्योदय कार्ड धारकों को भी योजना से जोड़ा। अब कर्मचारी भी योजना से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसने यह सुविधा शुरू की है। कर्मचारियों को सरकार परिवार मानती है। सरकार कर्मचारी की चिंता करती है। कर्मचारी सामान्य व्यक्ति की चिंता करे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। प्रदेश संयुक्त प्रयास से ही खुशहाल होगा। राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कि कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है। यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड में कर्मचारियों के किसी हिस्से में कटौती नहीं की। सभी की मेहनत से, टीम वर्क से कोविड को रोकने में कामयाब रहे। हमें एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में ई पेंशन लागू की। उम्मीद है कि कर्मचारी दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। जो परेशान करेगा उसे भी भविष्य में परेशान होना होगा। कई कर्मचारियों अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी याद किया जाता है। जो जनता की समस्याओं का समाधान करता है उसे दुआ मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। आज पूजा करने के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को सुनने से भी इनकार किया। याचिकाकर्ता को जिला अदालत जाने को कहा गया है। बनारस के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह वाराणसी की जिला कोर्ट जाएं। मामला वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शिवलिंग की पूजा की इजाज़त देने और उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले आदेश के बाद अभी वाराणसी जिला जज कोर्ट में मेंटेबिलिटी की सुनवाई जारी है, उसी के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में सुनवाई लंबित है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। सिविल केस की सुनवाई की एक प्रक्रिया होती है, बेहतर है कि आप अपनी याचिका वापस ले लें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते तक टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट फैसला नहीं दे देती। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में अनेक रोचक पहलू हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को ही शपथ ली जाती है? ऐसी और बातें जानने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर मैं आशिक त्यागी। आज खबरों का पोस्टमार्टम नहीं है, आज कुछ जानकारी है जो आपको देना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। राष्ट्रपति चुनाव भारत में संपन्न हुआ है, उसका परिणाम आ गया है। इस चुनाव से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको आज से पहले पता ना चली हो। पहली बात यह कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप इसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। यहां तक कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति पद के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरी बात बताता हूं, इस चुनाव प्रक्रिया में एक ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जिसको पूरे 2 दिन के लिए 12 से ज्यादा कमांडो मिलते हैं। पूरे 2 दिन के लिए जो देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, पूरे 2 दिन सारी व्यवस्था उसी के हाथ में होती है। वो होता है राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी, जो लोकसभा सचिवालय से होते हैं, सचिव होते हैं। एक और रोचक तथ्य बता देता हूं कि भाजपा के पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं फिल्म अभिनेता सनी देओल, उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोट नहीं डाला है। आप कहेंगे क्यों नहीं डाला? ऐसा नहीं है कि पार्टी की नीति से अलग थे या विहिप का उल्लंघन किया है या द्रौपदी मुर्मू के समर्थक नहीं थे। दरअसल चुनाव के दिन सनी देओल देश में नहीं थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शायद इस तरफ आपका ध्यान कभी नहीं गया हो, कि भारत में राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। ये एक परंपरा भारत में बन गई है, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। देश के पहले राष्ट्रपति, 5 पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उनके पास बाद 4 और राष्ट्रपति थे जिन्होंने अलग अलग महीने की अलग अलग तारीख को शपथ ली। लेकिन छठे राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उसके बाद सभी राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे हुए हैं और ये एक तरह से फिक्स डेट हो गई है कि भारत में राष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं वो 25 जुलाई को लेते हैं और उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त माना जाता है। लेकिन सदा से ऐसा नहीं है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को पद की शपथ ली थी। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई को और सन 1962 में, उसके बाद जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 को, लेकिन उनका बीच में निधन हो गया था तो राष्ट्रपति पद का चुनाव बीच में हुआ। उनके बाद 1969 में फरुखुद्दीन अली भी राष्ट्रपति बने। फरुखुद्दीन अली का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उनका निधन हो गया था, तब भी चुनाव बीच में हुआ था। देश के छठे राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, जिनका चुनाव का परिणाम 25 जुलाई को आया था। उसके बाद देश में जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उन सभी का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसीलिए 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव पद का चुनाव हमारे यहाँ समाप्त होता है। 9 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई को ही परिणाम हासिल किया है और 5 ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये भी तकरीबन परंपरा है कि परिणाम आने से कुछ घंटे पहले जीत का प्रमाण पत्र तैयार कर लिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक दिन पहले भी तैयार हुआ है। वो इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ये पता चल जाता है कुछ ही घंटों के बाद कि कौन जीत रहा है, किसके पास बहुमत है। तो निर्वाचन अधिकारी
प्रमाण पत्र तैयार करके उसको अपने पास रख लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह गोपनीय होता है, गुप्त होता है, किसी के सामने जाहिर नहीं होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत में राष्ट्रपति पद से किसी व्यक्ति को हटाना आसान नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। भारत में केवल महाभियोग लाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 और धारा 124 की उपधारा 4 और 5, 217 और 218 के तहत महाभियोग लाया जाता है। उस पर लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। उसके बाद पत्र सदन में रखा जाता है, प्रस्ताव पास होता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, उस पर वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग में महाभियोग साबित हो जाता है तो ही राष्ट्रपति पद से व्यक्ति को हटा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, और शायद इससे पहले आपको जानकारी ना मिली हो, देखने को, पढ़ने को, सुनने को। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। युग करवट की टीम लगातार कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं को परख रही है। आज हमने दोहाई तक का निरीक्षण किया। बुधवार को हुई बरसात की वजह से कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पानी भर चुका है, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मेरठ रोड बदहाल हो गया है। सड़कों पर बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं तो नाले ओवरफ्लो होने के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है। शिविर संचालकों को खाने बनाने तक में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी शिविरों के अंदर तक आ चुका है। हालांकि कांवड़ यात्रा को देखते हुए हाल ही में नगर निगम ने मेरठ रोड के गड्ढों को भरा था, लेकिन बारिश के कारण सड़कों में फिर से गड्ढे हो गए हैं। नई बनाई सड़क भी जगह जगह से टूटने लगी है। गड्ढों से निकली बजरी रोड पर फैल गई है, तो वहीं नाले ओवरफ्लो होने से गंदा पानी भी सड़कों पर जमा हो रहा है। इतना ही नहीं, रोड पर जगह जगह लगे मिट्टी के ढेर भी हटाए नहीं गए, जो अब बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। हालांकि जेसीबी द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है, लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेरठ रोड को बंद कर दिया गया है। राजनगर एक्सटेंशन से आने वाले यातायात को सीधे एएलटी की ओर डाइवर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वाहन चालकों को समझाना पड़ रहा है। कई वाहन चालक तो पुलिस कर्मियों से ही भिड़ भी गए और ज़बरदस्ती मेरठ रोड पर जाने के लिए अड़े रहे। शिवभक्त अपनी कांवड़ों को विभिन्न स्वरूप में सजा कर ला रही हैं। हरियाणा का एक ग्रुप पूरी केदारनाथ मंदिर की झांकी का प्रतीकात्मक रूप बनाकर ला रहा है। मेरठ रोड पर अब भगवा रंग दिखाई दे रहा है। शिवभक्त बोल बम का जयकारा करते हुए निकल रहे हैं। इस भगवा रंग के साथ अब तिरंगे झंडे की शान भी दिखाई दे रही है। कोई अपनी कांवड़ में तिरंगा झंडा लगा कर ला रहे हैं, तो कोई अपनी पूरी कांवड़ को ही तिरंगे झंडे में लपेट कर चल रहे हैं। अपने परिवार सहित दिल्ली जहांगीरपुरी की 2 बच्चियां पिछले 3 साल से कांवड़ ला रही हैं। इन बच्चियों में से एक की उम्र महज 6 साल और दूसरी की उम्र 10 साल है। अपनी छोटी सी कांवड़ में यह बच्चियां जल भर अपने माता पिता के साथ कांवड़ लेकर निकली हैं, लेकिन सफ़र की थकान इन बच्चियों के चेहरे से पूरी तरह से गायब है। थकते नहीं हो बिल्कुल भी? कहाँ से आए बेटा, बताओ दोबारा। नहीं, हरिद्वार से आए हो ना? एक सेकंड, ठीक है। आपने आपकी कौन सी कांवड़ है? शिविरों में खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। शिविर में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर की व्यवस्था है। शिविर संचालक ने बताया कि सुबह नाश्ते में मठरी, नमक पारे, ब्रेड पकौड़े आदि से कांवड़ियों को नाश्ता कराया जाता है, जो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। 8 बजे के बाद दूध और केले। इसके बाद लंच में पूरी सब्जी, रोटी, रायता और कई तरह की सब्जियां व चावल आदि बनाए जाते हैं। दोपहर बाद गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, चाउमीन आदि और डिनर में भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं। हर बार मेन्यू बदला जाता है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने गौमुख, गंगोत्री व हरिद्वार से गंगाजल ला रहे कांवड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सावन का महीना शिव का प्रिय माना जाता है,
इस समय शिव की कावड़ लाने की खासी महत्ता है। देखिए, कावड़ का हमारा 36 सालों से ये कैंप लगता है। धर्मारा सेवा समिति अन्नपूर्ण कैंप है और हमारा सब कावड़ियों के लिए विशेष रूप से भगवान शिव का स्वरूप बनकर कावड़िए चलते हैं बोले बोलते हुए। तो सावन के महीना में सभी भक्तों को विशेष रूप से भगवान की तरफ से आशीर्वाद शुभकामनाएं। शिव भक्त भोले की धुन में मस्त मगन हर संकट को पार कर कावड़ लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लाखों की संख्या में कावड़ियां कावड़ लेकर निकल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर पहुंची, जहां कई घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। कांग्रेस ने इसका पूरे देश में विरोध किया। कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुई। देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया को फंसा रही है और वह इसका पुरजोर तरीका से विरोध कर रही है। जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के सामने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी जांच का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाए गए देशव्यापी विरोध के मैनेजर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, अजय माकन को हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता यहां सोनिया गांधी के समर्थन में नारे भी लगाते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पोस्टर लगाकर हत्या करने की धमकी दी गई है। पोस्टर पीड़ित के घर पर लगाया गया था। पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। जांच के लिए टीम बना दी गई है। थाना ट्रोनिका सिटी में सतेंद्र भाटी नाम के एक व्यक्ति ने कल सूचना दी कि उसके घर पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उसे धमकी दी गई है और उसने जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, उसके विरोध स्वरूप उसने 9 तारीख को अपने यहाँ अपनी सोसाइटी में, आसरा सोसाइटी है, उसमें उसने कैंडल जलाया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक पोस्टर कल सुबह उसके घर पर चस्पा हुआ मिला जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर थाना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया। अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही उसे सुरक्षा उपलब्ध करा दिया गया है तथा एक टीम का गठन करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहां की सर्विलांस टीम की सहायता से भी अनावरण का कार्य कराया जा रहा है। इसका जल्द ही अनावरण कराया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही इसमें इसका जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसे कठोरतम सजा दी जाएगी। गाजियाबाद में फिर से आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बुधवार को सुनार की दुकान पर लूट की गई थी तो आज जिला अस्पताल चोरों के निशाने पर रहा। चोर जिला एमएमजी अस्पताल से बाइक चुरा कर ले गए। तकरीबन 50 साल बाद फिर से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन देखने को मिला। देहरादून में स्थानीय नागरिक पेड़ों से चिपके रहे। ये लोग पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।